संस्कृताय नमः। सर्वाभ्याय नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का साधुवाद करता हूं द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, लिखतु संस्कृतम। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे आज संधि का दूसरा भाग जिसका नाम है अयादी। पहला भाग हमने पढ़ा था जिसका नाम था यण संधि। क्या नाम था? यण संधि। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात कि यण संधि का भी एक सूत्र था। उस सूत्र का नाम क्या था? एकः यणति, मतलब इको यणोति। इक भी एक प्रत्याहार था और यण भी एक प्रत्याहार था, और इक के बाद में कोई भी अच आ जाए, मतलब स्वर आ जाए, तो उनके स्थान पर क्या हो जाता था? यण हो जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात कि अयादी संधि में भी, अयादी संधि का भी एक सूत्र है। उस सूत्र का नाम है अचो, अयवायावः। ये प्रिय विद्यार्थियों अयादी संधि का एक सूत्र है। उस सूत्र का नाम है अचो अयवायावः। जिस प्रकार यण संधि का भी सूत्र है इक यण अति, उसी प्रकार अयादी संधि का भी एक सूत्र है। उस सूत्र का नाम है अचो अयवायावः। अब देखो प्रिय विद्यार्थी, ये किस प्रकार आया मैं बताता हूं कि ये एच है, ये एच एक प्रत्याहार है। ये एच एक क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ध्यान देने योग्य बात कि प्रत्याहार का निर्माण कहां से होता है? प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही होता है, और कुल प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। कितनी होती है? 42। अब ध्यान दो, मैंने एच के बाद में क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। क्यों लगाया मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में जो ये अवग्रह है, ये लुप्ताकार है, इसको क्या लिखा जाता है? अ लिखा दिया, अ लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, इस अ के बाद में क्या लिखा हुआ है? य लिखा हुआ है। इस य को मैंने हलंत कर दिया। मैं इस य को मैंने हलंत किया तो यहाँ पे कौन सा स्वर शेष रह गया? अ रह गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अ लिख दिया, और अ के बाद में वा लिखा हुआ। वा में से मैंने सिर्फ व को लिखा है, और व को भी मैंने हलंत कर दिया है। तो आप ध्यान दो कि इस व में कौन से स्वर की मात्रा है? इस स्वर में आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की। और आ के बाद में क्या लिखा हुआ? य लिखा हुआ, और य को भी मैंने हलंत कर दिया। तो इस य में किसकी मात्रा है? इस य में आ की मात्रा है, और आ के बाद में क्या लिखा हुआ? व लिखा हुआ, मतलब मैंने भी हलंत कर दिया। क्योंकि ये ऊपर वाला जो सूत्र है, ये सूत्र बहुवचन होने के कारण व के अंत में विसर्ग लगा है। बहुवचन होने के कारण व के अंत में क्या लगा? विसर्ग लगा। अब देखो कि एच अय वायाव को मैंने अलग अलग किया। एच अय अव आय आव। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये तो मैंने संधि विच्छेद कर दिया, लेकिन इसका संधि किस प्रकार किया जाए? ध्यान देना कि च के बाद में क्या आया हुआ? विसर्ग। हमेशा ध्यान रखना कि यदि विसर्ग के बाद में अ आ जाता है, विसर्ग के बाद में अ आ जाता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ का आदेश हो जाता है। तो मैं एच को पूरा लिखूंगा और विसर्ग के स्थान पर क्या कर दूंगा? ओ। क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या आता है? यदि विसर्ग के बाद में अ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, और ये अ क्या हो जाएगा? अवग्रह या लुप्ताकार। इनके भी दो उपनाम है। इसे अवग्रह भी बोला जाता है या लुप्ताकार भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, इस य के साथ में अ को जोड़ दूंगा तो क्या लिख दूंगा? य। और इस व के साथ आ को जोड़ दूंगा तो मैं लिख दूंगा वा। और इस य के साथ आ को जोड़ दूंगा तो मैं लिख दूंगा या, और इस व को मैंने बहुवचन बना दिया। ठीक है, ये हुआ हमारा
अचो अय। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो कि इस एच को कहां से लाए। जिस प्रकार इक्वेशन को हम महेश्वर सूत्रों से लेकर आए तो एच का भी महेश्वर सूत्र है, तो नंबर 3 पे और नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे है जो सूत्र है उसका नाम है ए ओ अंग। क्या है? ए ओ अंग। अब प्रिय विद्यार्थियों 4 नंबर माहेश्वर सूत्र है उनका नाम है ऐ औ च। ऐ औ च। एक ध्यान देने योग्य बात है कि माहेश्वर सूत्र के अंत में आने वाले वर्ण को नहीं गिना जाता है और सिर्फ प्रत्याहार बनाने का साधन है। तो इनको हम नहीं, इस यंग को भी नहीं गिना जाएगा और इस च को भी नहीं गिना जाएगा। इस ए को यहां से लिया गया है और इस च को यहां से लिया। ये तो एक प्रत्याहार बनाने का साधन है, लेकिन इस च को नहीं गिना जाएगा। तो इन दोनों माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है या स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी होगी? 4। तो कर्मशः ए के बाद में क्या लिखोगे? ओ के बाद में अंग आ रहा है, इस अंग को नहीं लिखा जाता है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? ऐ। और ऐ के बाद में आप क्या लिखोगे? औ। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों हमें अयादी संधि में कहा मिलने चाहिए। देखो कोई भी हम संधि को सरल करते हैं तो हमारे पास पद कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? पद हमारे पास 2 होते हैं। कितने पद होते हैं? 2। एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। हमेशा ध्यान रखना कोई भी हम संधि करते हैं तो पहले पद के अंत में ध्यान देना, पहले पद के अंत में ध्यान देना और दूसरे पद के आगे ध्यान देना। पहले पद के अंत में जो स्वर लिखा है उस स्वर को आप लिख दीजिए और दूसरे पद में जो भी स्वर लिखा हुआ उस स्वर को लिख दीजिए। किसमें? अत संधि में। अब देखो ये ए, ये ओ, ये ऐ, ये औ हमें कहा मिलना चाहिए? हमें पहले पद के अंत में मिलना चाहिए। कहा मिलना चाहिए? पहले पद के अंत में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए या ओ मिलना चाहिए या ऐ मिलना चाहिए या औ मिलना चाहिए। देखो दूसरे पद में क्या मिलना चाहिए? दूसरे पद के आगे हमें क्या मिलना चाहिए? अच मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अच। प्रिय विद्यार्थियों अच का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और अच की संख्याएं 9 होती है और स्वरों की संख्याएं 13 होती है। तो ए के बाद में भी हमें क्या मिलना चाहिए? अच मिलना चाहिए। अच का मतलब स्वर, कोई भी स्वर मिलना चाहिए। दूसरे पद के आगे हमें यहाँ पर कोई भी स्वर मिल सकता है, कोई भी अच मिल सकता है। किसके बाद में? ए के बाद में। यदि ओ के बाद में भी हमें कोई भी स्वर मिल सकता है। ठीक है। ऐ के बाद में भी हमें कोई भी स्वर मिल सकता है और औ के बाद में भी कोई भी स्वर मिल सकता है। ये स्वर हमें कहा मिलना चाहिए? ये स्वर हमें दूसरे पद के आगे मिलना चाहिए। ए ओ ऐ औ ये हमें कहा मिलना चाहिए? हमें पहले पद के अंत में मिलना चाहिए। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों इस ए के स्थान पर किसका आदेश होगा? इस ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा? इस ऐ के स्थान पर किसका आदेश होगा? औ के स्थान पर किसका आदेश होगा? देखो हमारे पास कितने पद दिए? अय, अब, आय, अब। 4 दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3। देखो ए के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर किसका आदेश होता है? ऐ का आदेश होता है। ध्यान देने योग्य बात, मैंने इस ए के बाद में मैंने बताया इस ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ का आदेश होता है। क्यों होता है? किस कारण होता है? क्या रीजन है? क्यों होता है का आदेश? कुछ तो कारण होगा विद्यार्थियों। भाई ए के बाद में ऐ का ही आदेश क्यों होता है? आय का तो नहीं होता है, आव का तो नहीं होता है, अव का तो नहीं होता है। देखो कारण ये है, कारण ये है कि इस ए का उच्चारण कहां से किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? कहां से किया जाता है? कंठ तालु से। कहां से किया जाता है? कंठ तालु से किया जाता है। तो इस अ का उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। और इस य का उच्चारण कहां से किया जाता है? तालु से किया जाता है। इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का रिश्ता है, इसलिए ही ए के स्थान पर ऐ का आदेश होता है।
ध्यान देने योग्य बात है। यदि आपसे पूछ ले कि ए के बाद में अय का ही क्यों आदेश होता है, अव का तो क्यों नहीं होता, आय का तो क्यों नहीं होता, आव का क्यों नहीं होता, तो बोलना कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो अ का भी उच्चारण स्थान कंठ है और य का उच्चारण स्थान तालु है, उच्चारण संबंध के कारण। अब देखो ओ के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो ओ के स्थान पर आदेश होगा, स्वर के स्थान पर आदेश नहीं होगा, इस ओ के स्थान पर आदेश होगा। किसका होगा? ओ के स्थान पर आदेश होगा औ का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका तो हमने काम कर दिया, लेकिन इस औ मैंने क्या लिखा? औ को। बताइए औ को ही क्यों लिखा गया है? क्योंकि इस ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, पहला कंठ है दूसरा ओष्ठ है, ठीक है। तो देखिए इस अ का भी उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। वह का उच्चारण वैसे तो दंतोष्ठ से किया जाता है, लेकिन वह का दूसरा उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओ का भी दूसरा उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओ के स्थान पर औ का आदेश किया जाता है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ऐ के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो ऐ के स्थान पर आय का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है? आय का आदेश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐ का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? कंठ तालु से किया जाता है। कहां से किया जाता है? कंठ तालु। कंठ तालु से सिर्फ ए और ऐ का ही उच्चारण किया जाता है। अब देखो तो आ का उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से किया जाता है, और य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। मतलब य का उच्चारण कहां से किया जाता है? तालु से किया जाता है। तो ऐ के स्थान पर किसका आदेश होता है? आय का। क्यों? क्योंकि ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अब देखो औ के बाद में कोई भी स्वर आता है, औ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो औ के स्थान पर किसका आदेश होगा? औ के स्थान पर किसका आदेश होगा? आव का आदेश होगा। किसका आदेश होगा? आव का। क्यों? क्योंकि औ का उच्चारण स्थान क्या है? औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, मतलब कंठोष्ठ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और औ का दूसरा उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो वह का भी दूसरा उच्चारण स्थान ओष्ठ है। वह का पहला उच्चारण स्थान दंता है और दूसरा वह का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए तो औ के स्थान पर आव का आदेश किया जाता है। जिस प्रकार यन संधि का भी एक फॉर्मूला एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि इक में क्या आता है? यन संधि में ई, उ, री या ली, ई या उ या री या ली, इनके स्थान पर किसका आदेश होता है? य, व, र या ल। ये हसु और दीर्घ दोनों ही है, ठीक है। तो ई के स्थान पर य का आदेश क्यों होता है? उ के स्थान पर व का आदेश क्यों होता है? री के बाद में र का आदेश क्यों होता है? और ली के बाद में ल का आदेश क्यों होता है? क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है तो य का उच्चारण स्थान तालु है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो व का उच्चारण स्थान दूसरा ओष्ठ है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृ का उच्चारण स्थान दंता है तो लृ के स्थान पर ल का आदेश होता है, तो ल का भी उच्चारण स्थान दंता। ये उच्चारण संबंध के कारण स्वरों के स्थान पर इन य व र ल का आदेश होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात है। अब देखो ए के बाद में अय का आदेश होता है। अब जो यहाँ पर स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा किसके साथ लग जाएगी? य के साथ लग जाएगी। ओ के बाद में कोई भी स्वर आए, जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? व के साथ लग जाएगी। ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आय का आदेश होता है। अब जो कोई भी स्वर आए उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? य के साथ लग जाएगी। और औ के बाद में कोई भी स्वर आए उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? व के साथ लग जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक उदाहरण। जैसे मैंने दे दिया
गई धंजने अंती, क्या दे दिया, गई धंजन अंती। देखो मैं एक दूसरी विधि से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, लेकिन मैंने कहा था पहले पद के अंत में ध्यान दीजिए और दूसरे पद के आगे। अब देखें कि सर्वप्रथम क्या लिखा हुआ, ग के बाद में किस स्वर की मात्रा है, ऐ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। ऐ के बाद में क्या लिखा हुआ, अ के बाद में क्या है, न के बाद में क्या हुआ, त के बाद में क्या हुआ, ई। 1 2 3 4 5 6। देखो स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो स्वरों की आपस में निकटता हो जाती है, बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं, तब उनका मेल हो जाता है, तब उनका समझौता हो जाता है, तब उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो देखो इन 6 वर्णों में दो स्वर कहां कहां पास में आए हुए देखकर बताओ। यहाँ पर दो स्वर है पास में, नहीं है। यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पर है। ऐ और अ ये दोनों स्वर पास पास में है। ऐ और अ ये दोनों स्वर पास पास में है। अब देखो यहां मैंने क्या बताया कि ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए, देखो ऐ के बाद में कोई भी स्वर आ गया है तो ऐ के स्थान पर किसका आदेश होता है, आय का आदेश होता है। किसके स्थान पर आय का आदेश होता है, सिर्फ ऐ के स्थान पर आय का आदेश होगा। अब मैंने कहा था कि कोई भी स्वर आए उस स्वर की मात्रा य के साथ लगेगी। देखो ऐ के बाद में कौन सा स्वर आया, अ स्वर आया, तो इस अ स्वर की मात्रा कहां लग जाएगी, य के साथ लग जाएगी, तो हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो ऐ और अ को मिलाने से किसका निर्माण हुआ, आय का निर्माण हो गया। तो वापस इनको हम नहीं लिखेंगे, इनका वापस कहीं भी योग नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग कर कर, इन दोनों का समझौता करके हमने कौन से पद की रचना कर दी, आय पद की रचना कर दी। अब देखो यहां मैं क्या लिख दूंगा, ग लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, न लिख दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिख दूंगा, त, और उसके बाद में मैं क्या लिख दूंगा, ई। अब देखो ग को आ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गा, और ये पूर्ण रूप से स्वर सहित व्यंजन है तो य को य लिखेंगे। ये न के बाद में व्यंजन है तो न को आधा लिखेंगे, त के बाद में स्वर है तो इन दोनों के ऊपर ये मात्रा लग जाएगी। क्या बन जाएगा, गायंती। क्या बन जाएगा, गायंती। अब देखो स्वर की निकटता कहां हुई, ऐ और अ के पास में हुई। मैंने कहा था ऐ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ऐ के स्थान पर आय का आदेश होता है, तो ऐ के स्थान पर आय का आदेश हो गया तो ऐ कट गया। अब जो दूसरा स्वर आता है उस स्वर की मात्रा य के साथ लग जाएगी, तो यह भी मात्रा लगने के बाद में यह भी यहां से कट जाएगी। इन दोनों को मिलाकर किसका आदेश होता है, आय का। फिर ग के साथ आ को जोड़ा गा, य को पूरा लिख दिया, फिर न और त को जोड़ा नत, और उसके बाद में ई की मात्रा लगा दी, क्या बन गया, गायंती। अब अगला उदाहरण, तो प्रिय विद्यार्थियों अब निम्न उदाहरण देखें, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया ने दंचने अनम, क्या ले लिया, ने दंचने अनम। प्रिय विद्यार्थियों ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है। इसे एक सरल विधि होती है, उस सरल विधि जो आपने पहले की उसी तरह देखे। न के बाद में किस स्वर की मात्रा है, ए की मात्रा है। ए के बाद में क्या है, अ, और अ के बाद में क्या है, न में किसकी मात्रा है, अ की, और अ के बाद में क्या है, म, और म क्या लिखा हुआ है, हलंत लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना है अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, मतलब स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि में क्या होते हैं, दो स्वर आपस में हमें बिल्कुल बिल्कुल पास में मिलने चाहिए। अब देखो इन वर्णों में हमें दो स्वर पास में कहा मिल रहे हैं, दो स्वर पास में कहा मिल रहे हैं। ए क्या है, स्वर है, और अ भी क्या है, स्वर है। तो पहले स्वर पे ध्यान दोगे, पहला स्वर क्या है, ए लिखा हुआ, ठीक है। मैंने कहा था ए के बाद में कोई भी स्वर आए और उस ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर किसका आदेश होता है, ए के स्थान पर प्रिय विद्यार्थियों अ का आदेश होता है। ए के स्थान पर किसका आदेश होता है, अ का होता है, ठीक है। अब इस अ की मात्रा कहां लग जाएगी, य में लगते ही ये यहां से य से हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। देखो ए और अ को मिलाने से हमने निर्माण किसका कर दिया, अ का कर दिया। अब वापस इस ए को और अ को कहीं भी नहीं जोड़ेंगे। अब देखो न का हम क्या लिख देंगे, न, और वापस क्या लिख देंगे, दूसरे पद में आएंगे तो न अ और म। अब इनको जोड़ो, न को अ को जोड़ोगे तो क्या लिख दोगे, न। यह एक स्वर रहित शब्द है तो यह को पूरा लिखेंगे। अब न को और अ को जोड़ेंगे क्या लिख देंगे, न लिख देंगे, और म को जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, म। क्या बन जाएगा, नयनम। अब देखो यदि पूछ लिया जाए कि नयनम में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो आप लिखोगे अयादि। आप क्या लिखोगे, अयादि। ठीक है। यदि इसका दूसरा तरीका समझो तो दूसरा तरीका ये है कि निधन अनम। ठीक है। अब ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। अब पहले पद के अंत में आओ, क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ। ठीक है। पहले पद के अंत में आओगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक, तो यहां पर शेष क्या बच जाएगा, शेष बचेगा वो न हलंत के रूप में, क्योंकि हमने यहां से स्वर को अलग कर दिया। अब दूसरे पद के आगे आओ और दूसरे पद के आगे आओगे तब आपको क्या मिलेगा, अ लिखा हुआ। ठीक है। इस अ को आपने यहां लिख दिया तो इस अ को आप यहां से क्या कर दोगे, काट दोगे। ठीक है। तो दूसरे पद में से क्या बचा है, नम बचा है। क्या बचा, नम। अब ध्यान दो, क्या मैंने बोला था, ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर किसका आदेश होता है, ए का आदेश हो जाता है। अब जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा कहां लग जाएगी, इस य में लग जाएगी। तो अ की मात्रा लगने से यह हलंत हट जाएगा। यदि यहाँ पे आ होता तो आ की मात्रा लगा दो, ई होता तो ई की मात्रा लगा दो, उ होता तो उ की मात्रा लगा दो, री होता तो री की मात्रा लगा दो, ए होता तो ए की मात्रा लगा दो, ऐ होता तो ऐ की मात्रा लगा दो। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा स्वर मिला है, अस्वर मिला है, तो हमने किसकी मात्रा लगा दी, अब ध्यान दो, इस न को अ को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, न, और यह एक स्वर रहित शब्द, स्वर से जुड़ा हुआ शब्द है तो यह लिख दोगे और वापस क्या लिख दोगे, नम, मतलब क्या हो जाएगा, नयनम। ठीक है। नयनम का मतलब होता है आंख। ये पहला उदाहरण। इसी उदाहरण के आधार पर आप इसको सरल कर सकते हो, इसको सरल कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो, इसी को भी हल, इसी को भी हल कर सकते हो, इसी को भी हल कर सकते हो। इनका सूत्र है कि ए के बाद में कोई भी अच आ जाए, अच का मतलब होता है स्वर, तो ए के स्थान पर किसका आदेश हो जाता है, ऐ का आदेश हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूर्ण रूप से अयादी संधि समझ में आ जाएगी। दो उदाहरण मैं समझा रहा हूं। अगला उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया पो। ये पो हमारा पहला पद है और अन हमारा दूसरा पद है। ठीक है। आप देखो, यदि इनकी दूसरी विधि से देखो तो सर्वप्रथम आप प को अलग कीजिए। प में कौन सा स्वर है, ओ स्वर है, तो ओ को लिखो। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, अ लिखा हुआ, तो अ को लिख दीजिए। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, न लिखा हुआ, न को लिख दीजिए। और न के बाद में क्या लिखा हुआ, अ लिखा हुआ है। ठीक है। प ओ अ न ह। अब देखो यहाँ पे इन पांचों वर्णों में हमें दो स्वर एक साथ कहां मिल रहे हैं, मतलब और अ, ये दोनों स्वर, इन दोनों स्वरों की आपस में क्या है, निकटता है, बिल्कुल पास पास में, बिल्कुल पास पास में। ठीक है। तो ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा, अयादी संधि के सूत्र के अनुसार, कि ओ के बाद में कोई भी स्वर आए, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अ का आदेश होता है। अब यहाँ पर जो ये अ आया है, इस अ की मात्रा कहां लग जाएगी, व के साथ लग जाएगी, तो यहां से हलंत हट जाएगा। अब देखो, इन दोनों को मेल मिलाप करके, इन दोनों का संधान करके, इन दोनों का समझौता करके हमने किनका निर्माण किया, अव का किया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प। ठीक है। इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, न, और न के बाद में लिख देंगे अह। और प को अ को जोड़ोगे, क्योंकि ये हलंत है, हलंत के साथ स्वर, तो क्या बन जाएगा, प और व को पूरा पूरा लिख देंगे, क्यों पूरा लिखा हुआ है, और न और अ को पूरा लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, पवन। क्या बन जाएगा, पवन। पवन का मतलब होता हवा। अब देखो,
इसका दूसरी विधि से आप सरल करोगे तो पो दंचने अनह, ठीक है। ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद। पहले पद के अंत में आइए क्या मिल रहा हमें, ओ मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर शेष क्या बचेगा, क्योंकि पो से हमने ओ को अलग कर दिया, शेष क्या बचेगा, प बचेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दूसरे पद के आगे और क्या लिखा, तो अ को यहां लिख दो। तो अ को यहां लिखोगे तो यहाँ पर शेष अ नहीं रहेगा, यहाँ पर शेष क्या रहेगा, न, ठीक है। अब देखो ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है, सूत्र है अयादी संधि का, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब, ठीक है। अब इस अ की मात्रा किसके साथ लगाओगे, व के साथ लगाती, व से हलंत हट जाएगा, ये स्वर से जुड़ गए, मतलब ये अजंत हो गए। अब प को और अ को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, प, और व का व लिख दोगे, फिर न का न लिख दोगे, क्या बन जाएगा, पवन, क्या बन जाएगा, पवन। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें। इन उदाहरण के आधार पर आपको पो दंचने अन, भो दंचने अनम, विष्णु दंचने ये संधि आपकी सरल हो सकती है। उसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया नई प्लस अक लिया, क्या लिया है, नई प्लस अक, नई प्लस अक। देखो इस न के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऐ की मात्रा, किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा है। अब ऐ की मात्रा है तब यहां पर क्या लिखा हुआ है, न, क्योंकि नई से हमने ऐ को अलग कर दिया तो शेष क्या बचा, न। तो अब दूसरे पद के आगे ध्यान दो, दूसरे पद के आगे में कौन सा स्वर लिखा हुआ, जो स्वर लिखा उसी स्वर को लिखो, अ लिखा हुआ तो अ को लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा कह। देखो मैंने कहा था एक ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए, ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय। और इस अ की मात्रा कहां लगेगी, य के साथ लगेगी, तो यहां से हलंत हट जाएगा। अब न को आ को जोड़ो, क्या बन जाएगा, ना, य को य लिख दो, फिर क्या बचा यहाँ पे कह, क्या बन जाएगा, नायक, क्या बन जाएगा, नायक। उसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण, इंदु, इंदु दंचने उदिते। अब देखो ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। पहले पद के अंत में आइए कौन सा स्वर मिल रहा है हमें, औ मिल रहा है, कौन सा स्वर मिल रहा है, औ मिल रहा है, ठीक है। और यहां से हमने औ को अलग कर दिया तो यहां पर शेष क्या बचेगा, इंद, क्या बचेगा, इंद, क्योंकि द से हमने औ को अलग कर दिया। दूसरे पद के आगे ध्यान दो, दूसरे पद के आगे ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, ठीक है। अब तो यहां पर शेष क्या बचेगा, दीते, क्या बचेगा, दीते। अब देखो मैंने कहा था औ के बाद में कोई भी स्वर आए, औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आब हो जाता है, क्या हो जाता है, आब। अब इस ऊ की मात्रा कहां लगेगी, इस व के साथ में। अब ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ, आहू। अब देखो इन दो को आप लिख दोगे और इस द के साथ आ की मात्रा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इंदा, और वू के बाद में क्या लिखोगे, दीते, क्योंकि दूसरे पद से शेष क्या बचा, दीते, इंदा वू दीते, यानी इंद आहू दीते, ठीक है। इस प्रकार आप इनको भी सरल कर सकते हो अयादी संधि। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अयादी संधि को संस्कृत में, अयादी संधि की संस्कृत में परिभाषा क्या, तो आप क्या लिखोगे, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अच्चो अयवायावः, अच्चो अयवायावः। यदि हिंदी में परिभाषा पूछ ले तो बताना है कि ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ का आदेश होता है, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव का आदेश होता है, ऐ के स्थान पर कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आय का आदेश होता है, और औ के स्थान पर कोई भी स्वर आए, औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर आव का आदेश होता है। ये हमारी
अयादि संधि पूर्ण। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गए। इनके 4 ही सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर किसका आदेश हो जाता है? अय का। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? य के साथ लग जाएगी। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि ओ के बाद में कोई भी स्वर आए और ओ के स्थान पर किसका आदेश होगा? ओ के स्थान पर अव का आदेश होगा। और जहां यहां पर जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा कहां लग जाएगी? वह में लग जाएगी। तीसरा उदाहरण है कि ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आय का आदेश हो जाता है। और यहाँ पर जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा य के साथ लग जाएगी। उसके बाद में कि औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी? वह के साथ लग जाएगी।